हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंसिडरेशन के बारे में। अब तक हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें सबसे एसेंशियल एलिमेंट होता है उसका कंसिडरेशन, विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी इन्फोर्सेबल। ये एक ऐसी टर्म है जो कि इन द सेंस ऑफ यूज की जाती है क्विड प्रो क्यू, मतलब इन अ सेंस समथिंग इन रिटर्न, मतलब बदले में आप कुछ ले रहे हो, उसके बदले में ही आप किसी को कुछ दे रहे हो। सो दैट्स कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। इट कैन बी अ बेनिफिट, ये एक बेनिफिट हो सकता है, ये एक प्रॉमिस भी हो सकता है और एक सैक्रिफाइस भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि रुपीज की टर्म में भी हो, ये कुछ भी हो सकता है। नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जब तक कि कुछ उसमें एक्सेप्शंस नहीं आ जाती है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन समझ लेते हैं कंसिडरेशन का। Consideration is the price agreed to be paid by the promise for the obligation of the promisor. Consideration का मतलब है एक ऐसा प्राइस जो कि हमें पे करना है for the by the promisor for the obligation of the promisor. मतलब promisee पे करेगा प्रोमिसर को कि भाई मैंने तुम्हें ये चीज देनी है तो इसके बदले में तुम्हें मुझे इतना प्राइस पे करना पड़ेगा। सो जो वो प्राइस पे कर रहा है इस चीज के बदले में, अब वो क्या है, वो प्राइस कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं जो दी गई है सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। डेफिनेशन है इसकी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. अब इसका क्या मतलब है, अगर प्रोमिसर जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि इच्छा से, उसके डिजायर से, जो प्रॉमिसी है मतलब जिस पर्सन से वादा किया जा रहा है या कोई और थर्ड पर्सन प्रॉमिसी है, वो कुछ कर चुका हो, अभी कर रहा हो या रुक रहा हो प्रेजेंट में, या फिर फ्यूचर में कुछ करने या रुकने का वादा कर रहा हो, तो उस काम या रुकने को या उस वादे को हम कंसिडरेशन कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा अगर तुम मेरी ऑफिस वर्क में मेरी हेल्प करो, कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज पे करूंगा अगर तुम मेरे ऑफिस वर्क में मेरी हेल्प करते हो। तो यहाँ पर ए कौन है, प्रॉमिसर, क्योंकि उसने यहाँ पर प्रॉमिस किया है। फिर बी कौन है, प्रॉमिसी, जिससे प्रॉमिस किया गया है। अब बी कर रहा है उसके ऑफिस में हेल्प, तो ये क्या बन गया, ये उसका सी के लिए क्या बन गया, कंसिडरेशन बन गया, जो सी उसे 1000 रुपए पे करने वाला है। तो बी की ऑफिस हेल्प सी के 1000 रुपए के बदले में उसका कंसिडरेशन। तो दोनों आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ ले रहे हैं और कुछ ना कुछ एक दूसरे को दे रहे हैं, चाहे वो एक सर्विस है, चाहे वो एक प्रॉमिस है, चाहे वो एक बेनिफिट है, या चाहे वो एक सेक्रीफाइस है, तो वो एक कंसिडरेशन। तो ये होता है कंसिडरेशन का मतलब। अब जैसे कंसिडरेशन, हमने इसमें डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ा था, कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग बिजनेस। कंसिडरेशन में क्या आएगा कि आप कोई ना कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, आपने बिजनेस वहां पर किया। जैसे कि अजय ने गारंटी दी भुवन को फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 month क्रेडिट टू चैतन्य। है सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य इज कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस। अब इसका क्या मतलब है, अजय भुवन को गारंटी देता है अपना जो सामान है वो चैतन्य को 1 महीने के लिए उधार पर दे दो। अगर चैतन्य ने 1 महीने के बाद पेमेंट नहीं की तो उसके बिहाफ पर मैं तुम्हें 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर जब भुवन ने चैतन्य को अपना सामान बेचा, सामान बेचने के बदले में उसको क्या कंसिडरेशन मिला, उसका कंसिडरेशन है अजय का प्रॉमिस। जो अजय ने उसे प्रॉमिस किया है ना कि अगर चैतन्य ने तुझे पेमेंट नहीं की तो मैं तुझे पेमेंट करूंगा, ये प्रॉमिस उसका कंसिडरेशन है उसके सामान को बेचने के बदले में। चैतन्य ने 1 महीने के बाद पेमेंट नहीं की तो अजय का जो प्रॉमिस है अब उसे वो फुलफिल करना पड़ेगा, अब उसे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य, जो भुवन ने चैतन्य को सामान बेचा उधार पर, ये किसके लिए कंसिडरेशन बन गया, ए के प्रॉमिस के लिए। तो इस प्रकार से कंसिडरेशन एक एक्ट है कि मैं ये एक्ट परफॉर्म करूंगा। कंसिडरेशन इज एब्सटिनेंस, कंसिडरेशन एक एब्सटिनेंस भी हो सकता है। एब्सटेन का मतलब है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से रोकना। यहाँ पर अभिषेक प्रॉमिस कर रहा है भारती को कि वो उसके खिलाफ केस नहीं करेगा अगर भारती उसे 1 लाख रुपए पे करती है तो। मतलब उसने कहा कि मैं
किसी किसी काम को मैं नहीं करूंगा। यहाँ पर उसने एब्सटिनेंस दी है, यहाँ पर वो किसी काम को करने से खुद को रोक रहा है, वो अपने आप को एब्सटेन कर रहा है। इसके बदले में उसने क्या कंसिडरेशन मांगा कि मैं अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए देते हो तो। हियर एब्सटिनेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द अभिषेक, यहाँ पर जो अभिषेक है वो अपने आप को किस काम को करने से रोक रहा है, उसके खिलाफ वो केस नहीं करेगा। तो उसका केस ना करना कंसिडरेशन है उसके भारती के द्वारा पे किए जाने वाले 1 लाख रुपए के लिए। तो इस प्रकार से कंसिडरेशन एक एब्सटिनेंस भी हो सकता है। तो कंसिडरेशन एक एक्ट भी है जो कि एक डूइंग बिजनेस, और कंसिडरेशन एक एब्सटिनेंस भी है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो ये है कंसिडरेशन की पूरी डेफिनेशन। अब लीगल रूल समझते हैं रिगार्डिंग कंसिडरेशन कि जब भी हम कंसिडरेशन की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से लीगल रूल्स चलेंगे। सबसे पहला रूल कहता है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो कंसिडरेशन है वो मूव करेगा एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब उसमें प्रोमिसर की इच्छा होनी चाहिए, तभी वो कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा। द एक्ट और प्रॉमिस मस्ट बी डन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द ऑफर। ठीक है, जैसे कि अगर इफ बी पेंट्स एज हाउस विदाउट बीइंग आस्क्ड, बी ने क्या किया, बी ने ए के घर को पेंट कर दिया, ए डज नॉट हैव टू पे, लेकिन उसने उससे पूछा नहीं था कि मैं तुम्हारा घर पेंट करूंगा तो इसके बदले में तुम मुझे कुछ दोगे या नहीं दोगे। उसने डायरेक्ट जाके ए के घर को पेंट कर दिया। यहाँ पर ए की इच्छा नहीं थी, तो ए की जब डिजायर ही नहीं थी तो उसके डिजायर के बिना कंसिडरेशन मूव नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो उसके खिलाफ कोर्ट में जाके केस करता है कि मैंने इसके घर को पेंट किया लेकिन इसने मुझे पैसे नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पर ए की डिजायर ही नहीं थी तो वो उसे पेमेंट नहीं करेगा। ए डज नॉट हैव टू पे, इट्स नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, सो इट डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे ही कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन। जो कंसिडरेशन है वो मूव करना चाहिए प्रॉमिस से भी, मतलब कि जो जिस पर्सन से वादा किया जा रहा है एक तरीके से वो भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रॉमिसर एंड अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन में क्या हो सकता है कि एक ऐसा पर्सन को भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है जो कि एक थर्ड पर्सन है, लेकिन जो डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर के डिजायर पर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग सच एन एक्ट इज कंसिडरेशन। जब प्रोमिसी अपना काम करता है वो केवल तभी कंसिडरेशन कहलाता है। अन्य शब्दों में देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक स्ट्रेंजर तो हो सकता है कंसिडरेशन के लिए कि उसमें एक ना एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, लेकिन वो स्ट्रेंजर नहीं हो सकता एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ए जो कि एक फादर है गिव्स लैंड्स टू हिज सन बी। ए जो कि एक फादर है, फादर का नाम है ए एंड उसके सन का नाम है बी। ए ने बी को अपने लैंड दी, मतलब उसने अपनी एक जमीन का हिस्सा दिया और उससे वो कहता है आई एम गिफ्टिंग यू दिस लैंड, मैं अपनी ये जमीन तुम्हें गिफ्ट करता हूँ, बट यू मस्ट 5,000 रुपीज एवरी ईयर टू योर सिस्टर सी। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी जो लैंड है मैं तुम्हें वो गिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हर साल 5,000 रुपए अपनी बहन सी को देने होंगे। अभी बात सी को तो नहीं पता, तो सी तो उस कंसिडरेशन के लिए एक स्ट्रेंजर है, सी को कुछ भी नहीं मालूम, सी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर नहीं है, सी उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो चुकी है, लेकिन वो उसे कंसिडरेशन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। तो ए ने जब बी को ही अपनी लैंड गिफ्ट की है, उसने बोल दिया कि आई एम गिफ्टिंग यू दिस लैंड बट यू मस्ट पे 5,000 रुपीज एवरी ईयर टू योर सिस्टर सी। तो सी भी उसमें इन्वॉल्व हुई। बी अग्रीज, बी कहता है कि ठीक है, बट लेटर रिफ्यूजेस टू पे सी, लेकिन बाद में उसने सी को पे नहीं किया, सी को वो अपनी बहन को 5,000 रुपए हर साल वो नहीं दे रहे। तो सी क्या कर सकती है, सी कोर्ट में जा सकती, इवन दो शी गेव नो कंसिडरेशन, जबकि उसने कुछ ना कुछ उसे कंसिडरेशन भी नहीं दी है। भाई बी कहेगा कि मैंने तूने मुझे इसके बदले में क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया, तो मैं तुझे 5,000 रुपीज क्यों दूं। कंसिडरेशन में तो हमने पढ़ा था कि समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन जब सी ने उसे कुछ दिया ही नहीं तो बी उससे क्यों कह रहा है, तो वो कह रहा है कि कंसिडरेशन मूव कर रहा है फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन बिकॉज कंसिडरेशन मूव्ड फ्रॉम ए एंड बी अग्रीड अंडर दैट कंडीशन। क्योंकि बी ने उस टाइम पर उसे हामी भरी थी कि मैं उसे पे कर दूंगा, तभी उसी शर्त पर उसने फादर ने अपने बेटे को उस लैंड को गिफ्ट किया था, लेकिन अगर वो मना करता है तो सी अब उसके खिलाफ केस कर सकती है। तो ये होता है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन भी होते हैं। एक कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन द परफॉर्मेंस एंड एक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उस एक्ट को परफॉर्म किया जा रहा है या फिर नहीं, इसके बेसिस पर भी डिपेंड करेगा। व्हेन इट कंसिस्ट इन अ प्रॉमिस, जब ये एक प्रॉमिस में कंसिस्ट करता है, इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूट। व्हेन इट कंसिस्ट इन अ प्रॉमिस इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटरी। द प्रॉमिस बाय वन पार्टी मे बी द कंसिडरेशन फॉर एन एक्ट बाय सम अदर पार्टी एंड वाइस वर्सा। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक पार्टी ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया,
लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो जो जिस पार्टी ने प्रॉमिस पूरा कर दिया है उसका कंसिडरेशन पूरा हो गया, उसने अपने हिस्से की पेमेंट कर दी। जैसे कि ए डिलीवर्स गुड्स टू बी नाउ एंड बी प्रॉमिसेस टू पे लेटर। ए ने बी को अभी गुड्स डिलीवर कर दिए, लेकिन बी कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दिन बाद पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर जो ए ने गुड्स डिलीवर किए, इसको इसके बदले में क्या कंसिडरेशन मिला? बी का प्रॉमिस। ए इज एक्ट इज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, जो कि हो चुका है। यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन इसने तो कर दिया अपना काम। यहाँ पर जो बी का प्रॉमिस है, जिसका कंसिडरेशन है, जिसे पेमेंट करनी है, ये अभी भी एग्जीक्यूटरी। तो ये होता है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। फिर कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। पास्ट का मतलब है कि ऑलरेडी डन बिफोर द प्रॉमिस, जैसे कि ए ने बी की हेल्प की थी, बी नाउ प्रॉमिस टू पे, ये पास्ट हो चुका। प्रेजेंट साइमल्टेनियस विद प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस के साथ साथ कंसिडरेशन फुलफिल हो रहा है। ए गिव्स गुड्स, बी पेज नाउ। फ्यूचर टू बी डन लेटर, ये बाद में होगा। ए विल पेंट, बी विल पे लेटर। ए पेंट करेगा बी के घर को एंड बी उसे बाद में पेमेंट करेगा, तो ये क्या है? ये फ्यूचर है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट, कंसिडरेशन में ये जरूरत नहीं है कि वो बिल्कुल एडुकेट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? नीड नॉट टू बी एनी पार्टिकुलर वैल्यू, इट नीड नॉट बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू विद द प्रॉमिस फॉर विच इट इज एक्सचेंज, बट इट मस्ट बी समथिंग विच द लॉ वुड रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी से लैपटॉप लिया, अब उस लैपटॉप की कॉस्ट है मार्केट में 40,000 रुपए, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे से जानती थी इस पर्सन को, उसने मुझसे कहा कि तू इसको मुझसे 20,000 रुपए में ले ले। तो कंसिडरेशन में जरूरी नहीं है कि उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल ही होनी चाहिए। कंसिडरेशन में वैल्यू अगर इक्वल नहीं भी होगी तो भी ठीक है। समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल टू समथिंग गिवन, इट कैन बी कंसिडर्ड अ बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी। द कंसिडरेशन डज नॉट नीड टू मैच द वैल्यू ऑफ व्हाट इज रिसीव्ड, लेकिन ये रियल वैल्यू होनी चाहिए। ए सेल्स अ वॉच वर्थ 10,000 रुपीज फॉर 100, ए ने अपनी 10,000 रुपए की घड़ी किसी को 100 रुपए में बेच दी। ये वैलिड है, इवन इफ अनइक्वल, माना कि अनइक्वल है, लेकिन जब तक कि वो दोनों फ्रीली अग्रीड है, जब तक कि ए ने कहीं ऐसा तो नहीं था कि बी ने उस पर फोर्स बनाया था, कि उसे धमकाया था। 10,000 रुपए की घड़ी तब उसने किसी अप्रेशन में आकर दी है, तब तो वो गलत है। लेकिन अगर उसने अपनी मर्जी से दी है, फ्रीली अग्रीड है, तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, कंसिडरेशन हमेशा रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। मतलब हम हवाई बातें कर रहे हैं तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। इट मस्ट बी समथिंग टू विच द लॉ अटैचेस सम वैल्यू, इफ इट इज लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल, अगर ये फिजिकली इम्पॉसिबल है या लीगली इम्पॉसिबल है तो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। ए बी से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें चांद की सवारी कराऊंगा, मैं तुम्हें चांद पे लेके जाऊंगा, एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि इल्यूजनरी चीज है जिसको पॉसिबल परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट ये फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक वैलिड या फिर रियल चीज नहीं है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कंसिडरेशन कभी भी अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, इट मस्ट बी लॉफुल। जो चीज इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है, उसको एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट टू पे समवन फॉर कमिटिंग अ क्राइम, हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे और तुम्हें क्राइम करना है, तो ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि ये एक लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, कानून की नजरों में ये गलत है, ये इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है, तो इसको वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा।